आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। जैसे जैसे मौसमी गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे ही नेताओं के जुबान भी गर्म होती जा रही है। कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औरंगजेब बताया जा रहा है तो कहीं विपक्ष को वोट देने को वोट जिहाद का नाम करार दिया जा रहा है। कहीं 15 सेकंड में ताकत दिखाने की बात हो रही है तो कहीं प्रियंका गांधी रायबरेली के मैदान में कूद गई हैं। तो योगी आदित्यनाथ विपक्ष को रामद्रोही करार दे रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है नेताओं के बयानों में तल्खी है और मर्यादा की सीमाएं भी लांघी जा रही है। चुनावी धमाका में हम सभी बयानों पर करेंगे चर्चा, लेकिन शुरुआत हैदराबाद से। भाजपा की प्रत्याशी नवनीत राणा भाजपा युवा मोर्चा के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हैदराबाद पहुंची तो उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी के पुराने बयान का हवाला देते हुए कहा कि 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा लो तो पता चल जाएगा कि कौन कितनी ताकत रखता है। और इसी के बाद एक विवाद शुरू हो गया। आइए आपको सबसे पहले सुनवाते हैं नवनीत राणा ने हैदराबाद में क्या कहा। वो छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जिस दिन हम मंच पे आ गए। इस बयान के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी का तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने जरूर कहा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा 15 सेकंड क्यों, 1 घंटा कर ले लो, 1 घंटा वक्त दे दो। जो पहलू खान के साथ हुआ वो हमारे साथ भी कर दो। मोदी जी को मैं बोल रहा हूं कि 15 सेकंड दे दीजिए, आप बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपने रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बोल के 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है। हम तो तैयार हैं। लेकिन ये मामला जब शुरू हुआ नहीं देखिए, नहीं देखिए, हम तो कह रहे हैं ना कि करिए। अब कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीजों का तो ठीक है, करिए आप। कौन रोक रहा है आपको? दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, आरएसएस आपकी, सब चीज आपका है, करिए। कौन रोक रहा है आपको? बोलते क्यों है? करिए ना। बल्कि हमको बता दीजिए कहाँ पे आना, हम आ जाते हैं। करिए। क्या है ये? कोई जब बता रहे हैं कि अगर जो वोट एमआईएम को जाएगा वो पाकिस्तान को जाएगा। तो ऐसा है ना कि 2014 में नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान से अचानक नवाज शरीफ घर में लाइट देखे उतर गए, बिन बुलाए मेहमान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पहुंच गए। तो वो क्या था फिर? वो क्या था? इनको जितने मुसलमान नजर आते हैं भारत में 17 करोड़, इनको यही लगता है कि ये पाकिस्तानी है। तो यही आरएसएस की आइडियोलॉजी को हमको हराना है। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी भाषणों में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं तो उनके नेताओं से क्या उम्मीद की जा सकती है। जब उनसे नवनीत राणा की उस चुनौती के बारे में पूछा गया कि हैदराबाद के इत्र कहीं और से चुनाव लड़के दिखाएं तो ओवैसी ने कहा कि इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। और जो बात प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मुसलमान घुसपैठी है, मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करते और हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीनकर उनको दिया जाएगा, ये जिहादी हैं, तो यही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको एक और चैलेंज भी करी है वो कि अगर आप शेर है तो दूसरी जगह से करें। यहाँ से तो आप इतनी बार लड़ चुके हैं। क्या है? कह रहे हैं कि दूसरे कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी चुन कर लीजिए, वहाँ पर देखते हैं करके। वो इस तरह से चैलेंज कर रही है कि असदुद्दीन। अरे छोड़िए ना, पहले अपनी सीट बचाओ बोलिए उनको, अपनी सीट बचाओ बोलिए। शेर है, शेर ही होता है, शेर जहाँ भी जाओ शेर होता है। तो तेलंगाना में बयानों में तल्खी है, उसकी पीछे की वजह है कि अब 13 तारीख को चुनाव है।
चुनाव से पहले प्रचार के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं और 13 तारीख को तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर मतदान होना है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी तेलंगाना में थे। उन्होंने मतदाताओं को सीधे कहा कि यहां 2 पक्ष का चुनाव है, एक विकास का चुनाव है और एक वोट जिहाद का चुनाव है। अब लोगों को तय करना है कि वो किस पक्ष में वोट देना चाहते हैं। भाई और बहनों, ये 2024 का जो चुनाव है, ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद, इसके अगेंस्ट वोट फॉर विकास का चुनाव है। ये चुनाव परिवार के कल्याण, अपने परिवार के कल्याण के विरोध देश की जनता के कल्याण का चुनाव है। भाई और बहनों, ये चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी तो देखा का आपने, चुनाव है। अमित शाह यही नहीं रुके। अमित शाह ने आरोप लगाया कि तेलंगाना में बीआरएस, कांग्रेस और एआईएमआईएम तीनों मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी हुई हैं और ये चाहते हैं कि तेलंगाना को शरिया के आधार पर चलाया जाए, लेकिन बीजेपी तेलंगाना में ऐसा नहीं होने देगी। मुझे बताओ, कांग्रेस और बीआरएस ओवैसी को रोक सकते, मजलिस को रोक सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, ये तुष्टीकरण की जो एबीसी है ना, अपीसमेंट की एबीसी, इसका मतलब है ए से ओवैसी असदुद्दीन, बी से बीआरएस और सी से कांग्रेस पार्टी, ये तीनों एक थैले के चट्टे पट्टे हैं। कांग्रेस, मजलिस और बीआरएस, ये तीनों अपीसमेंट का ट्रायंगल है। ये लोग रामनवमी का जुलूस नहीं निकलने देते हैं। ये लोग सीएए का विरोध करते हैं। ये लोग यहां पर शरिया के आधार पर तेलंगाना चलाना चाहते हैं। ये लोग ट्रिपल तलाक को मोदी जी ने निकाला, उसको वापिस लाना चाहते हैं। और ये लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करते हैं। और अब बात एक और भड़काऊ बयान की। संजय राउत शिवसेना उद्धव गुट के बड़बोले नेता, उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना औरंगजेब से कर दी। संजय राउत यही नहीं रुके। संजय राउत ने कहा कि औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ था, लेकिन औरंगजेब को मराठाओं ने मात दी महाराष्ट्र में, और औरंगजेब की कब्र भी महाराष्ट्र में ही है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना औरंगजेब से कर रहे थे, तो सारी मर्यादाएं भूलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले रहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म महाराष्ट्रात झाला म्हणून महाराष्ट्राला इतिहास आहे। आणि हा जो औरंगजेब आहे त्याचा जन्म गुजरातमध्ये झालाय, पहा इतिहास। त्याच्यामुळे ती माती जी आहे ती औरंगजेबाची माती आहे आणि त्या मातीतले हे 2 व्यापारी, औरंगजेबाचा जन्म नरेंद्र मोदीच्या गावात झालाय, इतिहास पहा तुम्ही। दाहोद नावाचं गाव आहे अहमदाबादच्या बाजूला, औरंगजेब तिथे जन्माला आलाय गुजरातमध्ये, म्हणून आपल्याशी ते औरंगजेबी वृत्तीने वागतायत। पण लक्षात घ्या, एका औरंगजेबाला या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही काढलाय। 27 वर्ष तो औरंगजेब महाराष्ट्र जिंकण्यासाठी लढत होता आणि शेवटी त्या औरंगजेबाला आम्ही या महाराष्ट्रात गाडून त्याची कबर खणलेली आहे। तेव्हा नरेंद्र मोदी, तू कोण है? तू कोण है? हा मराठ्यांचा इतिहास आहे, मराठी माणसाचा इतिहास आहे। तुम्ही जेवढे आमच्या अंगावर आहे तेवढे आम्ही उसळून उठू आणि या महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाच्या रक्षणासाठी लढत राहू। संजय राउत के इस बयान के खिलाफ शिवसेना के संजय निरुपम सामने आए। उन्होंने कहा कि वो इस बयान की शिकायत मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मिलकर करेंगे। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग को भी संजय राउत के इस बयान का संज्ञान लेना चाहिए। प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी को जमीन में गाड़ने की धमकी दे रहे हैं। किसी व्यक्ति को जमीन में गाड़ने की धमकी देना मतलब हत्या की धमकी होती है। मैं चुनाव आयोग से भी गुजारिश करूंगा और मुंबई पुलिस से भी, संभवतः कल मैं कमिश्नर साहब के पास जाऊंगा अपनी तरफ से एक निवेदन लेके। और संजय राउत अभी अभी आर्थर रोड जेल से निकल के आए हैं, अगर इस तरह की हरकत करे तो दोबारा उनको आर्थर रोड जेल में डालने की स्थिति पैदा हो सकती है। तो देखा आपने किस तरह से ये बात सामने आई। अब मुंबई नॉर्थ सीट से उम्मीदवार और बीजेपी सरकार में मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस तरह के बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं और विपक्ष हार रहा है, और यह हार की बौखलाहट है जो इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कब्र खोदने की धमकी दी गई। गारंटी देश का विकास पीयूष भाई के साथ, पीयूष भाई के साथ। मोदी की गारंटी, मोदी का विश्वास पीयूष भाई के साथ, पीयूष भाई के साथ। के उम्मीदवार भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के पास आज कोई मुद्दे नहीं है, कोई विजन नहीं है, देश के भविष्य को लेके कोई सोच नहीं है। तो देखा आपने, अब औरंगजेब की कब्र की बात महाराष्ट्र में हो रही है तो अतीक अहमद की कब्र का जिक्र योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी की सभा में कहा कि अखिलेश यादव अतीक अहमद की कब्र पर फातिया पढ़ने जाते हैं, लेकिन कल्याण सिंह के देहांत पर 2 शब्द कहना भी उचित नहीं समझते। उन्होंने कहा कि अखिलेश का समाजवाद सिर्फ परिवार तक सीमित रह गया है, सिर्फ परिवार के लोगों को टिकट देते हैं, परिवार तक समाजवाद दिखाई देता है। कल्याण सिंह जी का पूरा जीवन प्रभु राम की आराधना में व्यतीत हुआ, संपन्न हुआ। प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने कार्य किया, लेकिन आज बहन और भाइयों, जब स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का निधन हुआ, समाजवादी पार्टी ने संवेदना के एक भी शब्द नहीं व्यक्त किए। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु पर कोई संवेदना नहीं, और दूसरी तरफ एक माफिया मरा था अभी, उसके घर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष फतिया पढ़ने के लिए गए थे। देखो ना, गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए इनके पास कोई कार्य योजना नहीं, लेकिन माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके पूरे प्रदेश को अराजकता की भट्टी में झोंकने के लिए ये लोग कार्य करते थे। आप देख रहे होंगे, एक ही परिवार चुनाव लड़ पा रहा है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, देखो 3 चरण में चुनाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी के एक ही परिवार के लोग 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 3 के चुनाव संपन्न हो गए, तीनों के तीनों भाजपा की झोली में जाएंगे। चौथे चरण में कन्नौज में भी चुनाव होने जा रहा, वही भाजपा के झोली में जाएगा, और छठे चरण में आजमगढ़ में होगा, वो भी भाजपा की झोली में जाएगा। एकदम 0/0 होगा इनका, खाता ही नहीं खुलने देंगे।